ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट गुड क्लास मॉर्निंग। हम लोगों ने डिस्कस किया था एरर करेक्शन टेक्निक्स के बारे में, और सीआरसी ये लास्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो सीआरसी में हम लोगों ने देखा था, जैसे अभी तक सारे टेक्निक्स में यूज किया गया है, जो डेटा बिट होती है, डेटा बिट के बाद कुछ रिडंडेंट बिट हम लोग अपेंड कर देते हैं। अपेंड करने का मतलब है वो साथ में फ्रेम के साथ रिसीवर की तरफ भेजते हैं, और वो रिडंडेंट बिट एरर डिटेक्शन के लिए काम आती है। तो कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं, जैसे कि पैरिटी चेकर में हम देख रहे थे कि इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, उसमें उस हिसाब से एक बिट ऐड किया जाता था। चेकसम में हम लोग देख रहे थे कि सबको डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके उनका वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता था उस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे, और वो आपका एक चेकिंग के लिए रिडंडेंट बिट बन गया था, और उसको हम लोग चेकसम बोलते हैं। सेम उसका रिवर्स प्रोसीजर आपका रिसीवर की तरफ भी अप्लाई होता है। सीआरसी टेक्निक्स, इसको हम लोग कहते हैं कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और कुछ उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसमें हम लोग डेटा बिट आपका m है, और रिडंडेंट बिट जो भी प्रोसीजर इस एल्गोरिथम में दिया है वो एल्गोरिथम अप्लाई करके रिडंडेंट बिट फाइंड करेंगे। और वो जो प्रोसीजर है उसमें हम लोग डिवीजन करते हैं। डिवीजन कैसे कहते हैं? एक डिवाइजर वैल्यू वो आपको दी रहेगी पहले से, मतलब वो जो भी प्रोटोकॉल यूज होगा उसके पास डिवाइजर वैल्यू फिक्स होगी, और डिवाइजर वैल्यू एक स्ट्रीम ऑफ बिट होती है। 5 बिट का भी हो सकता है, 10 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है। मतलब जिस हिसाब से हमको नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करना है उस हिसाब से डिवाइजर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम सपोज करो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिवाइजर की जो बिट है वो n+1 है। ये एक जो भी डिवाइजर के नंबर ऑफ बिट है उसको n+1 बोल दिया गया, अगर इतनी बिट है। तो अब सीआरसी कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग डिविडेंड फाइंड करेंगे, डिविडेंड में जो हमारा डेटा बिट होगा वो बिट होगा, प्लस कुछ नंबर ऑफ जीरोस हम लोग उसके पीछे ऐड करके फिर डिवाइजर से डिवीजन करते हैं। और वो नंबर ऑफ जीरो कितने ऐड करेंगे? जितने भी बिट्स सीक्वेंस आपके डिवाइजर में होंगे उससे एक कम। तो अगर डिवाइजर में n+1 बिट है तो जो हम लोग डिविडेंड में ऐड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस वो होगा n। किसी किसी बुक में डिवाइजर के बिट अगर n ले लिया गया है तो डिविडेंड में नंबर ऑफ बिट जो ऐड करेंगे वो आपका होगा n-1, और उसको फिर हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है उसी को बोला जाता है सीआरसी। ये एक प्रोसीजर है, ये फिगर आपको दिख रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सीआरसी आपका रिमाइंडर बिट है जो भी डिवीजन करने के बाद आएगा। रिसीवर की तरफ क्या होगा? यही आपका डेटा बिट प्लस सीआरसी, ये सेंड किया जाएगा रिसीवर की तरफ, और रिसीवर में सेम उसी तरीके से प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब रिसीवर की तरफ जो हमारा आएगा वो एक कोड वर्ड होगा, मतलब वहां पर आपका मैसेज बिट होगा प्लस उसके साथ रिडंडेंट बिट ऐड होंगे। अब उन कोड वर्ड को फिर से उसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कहा जाएगा कि इसमें कोई एरर नहीं, और डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है तो इट मीन्स सम एरर इन डेटा, तो उस फ्रेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अगला स्लाइड एग्जांपल का है। देखो इसमें क्या चीज दिया गया है। इस एग्जांपल में जो डेटा वर्ड है वो आपका 1001, ये आपका डेटा है।
जो भी नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में ट्रांसमिट हो रहा है। अब इस डेटा को हम लोग कोड वर्ड बनाएंगे। कोड वर्ड्स मीन्स डेटा प्लस रिडंडेंट बिट। तो देखो ये डिवाइजर लिया गया है यहाँ पर, डिवाइजर की वैल्यू ये है, कुछ भी लिया जा सकता है डिपेंड अपॉन एल्गोरिथम। तो डिवाइजर की वैल्यू सर डिवीजर दिया रहेगा ना? हाँ बेटा, डिवाइजर आपको दिया रहेगा। अभी हम दिखाएंगे कि अलग अलग प्रोटोकॉल में कौन कौन से डिवाइजर फिक्स किए गए हैं कि यही डिवाइजर यूज होंगे सीआरसी के लिए। ठीक। तो अगर यहाँ पे डिवाइजर 1011 है, तो अभी हमने जो पीछे प्रोसीजर देखा सीआरसी के लिए, तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हुए 4, तो एक कम नंबर ऑफ बिट उतने जीरो हम लोग डिविडेंड में ऐड कर देते हैं। देखो ये दिया हो गया ऑगमेंटेड डाटा वर्ड। अब डेटा हमारा ये हो गया, चेंज हो गया, और ये हमारा ओरिजिनल डाटा नहीं चेंज हुआ, ये प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है किस चीज के लिए, तो रिडंडेंट बिट फाइंड करने के लिए। अब देखो जैसे ही हम लोगों ने देखा है डिवीजन में क्या होता है कि ये जो वैल्यू दी रहती है, इस वैल्यू से इसके नीचे वाली वैल्यू या तो कम होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि या तो 0 रहेगा या वही सेम वैल्यू आएगी। मॉडुलो 2 में हम लोग डिवीजन करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये क्या है। अगर ये 0 रहता तो हम लोग सारे को 0 लेते, और अगर ये 1 है तो जीरो ये अरुण अभी वैल्यू आ गया, आएगी। अभी आ गया। नहीं, ये ऑन हो गया स्क्रीन। कॉल कट करो ना। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हम लोग डिवाइजर एट इट इज ले लिया जाता है। अब देखो ये प्रोसीजर यहाँ पर देखो किस तरीके से किया गया है। ये आपका डेटा वर्ड है, उसमें हमने नंबर ऑफ 0 अपेंड किया। उसके बाद देखो इसको हम लोग एक बार लेकर जा रहे हैं, और ये जो चीज हम लोग करते हैं यहाँ पर, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब कि अपर बिट और लोअर बिट दोनों सेम है, तो वहां पर वो मॉडुलो 2 करेंगे तो मॉडुलो 2 में उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो वो 0 लिखा गया। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मॉडुलो 2 में उसकी वैल्यू 1 आएगी। मॉडुलो 2 का मतलब है कि अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू है इसका एक्सऑर ले लो, तो एक्सऑर करने पर भी अगर वो अपर बिट लोअर बिट दोनों 1 है तो वो 0 आ जाएगा, मतलब दोनों सेम होगा तो 0 आएगा, और सेम नहीं होगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, और ये 0 है, ये तो 0 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक बिट शिफ्ट होता है जिस तरीके से हम लोग डिवीजन में करते हैं। फिर आगे का ये 0 यहाँ पे लिया गया, फिर कितनी बार हम लोग लेकर गए डिवीजन को, 0 बार, मतलब क्वोशेंट में आपका 0 लिया जाएगा, फिर यहाँ पे पूरा 0। इस तरीके से देखो करते गए, और लास्ट में यह रिमाइंडर आया। यही रिमाइंडर क्या है आपका, सीआरसी है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर रिसीवर की तरफ क्या होगा, रिसीवर की तरफ भी सेम उसी तरीके से होगा। ये आपका डेटा था, ये आपका सीआरसी था, इन दोनों को हम लोग डिवाइजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स कोई भी एरर नहीं है, और अगर 0 नहीं आता है तो इट मीन्स कोई एरर वहां पर है। जैसे ये एग्जांपल देखो उसकी जस्ट राइट हैंड साइड, यहाँ पर देखो ये जो डेटा वर्ड 1 है उसमें एक एरर कर दिया गया है, उसको 0 कर दिया गया है। तो उसको 0 करने के बाद देखो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई किया गया, यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो नॉन जीरो वैल्यू आने का मतलब है कि एरर हो गया हमारे डेटा में, और वो या तो एरर करेक्ट किया जाएगा, अगर हमारे पास कोई ऐसे टेक्निक्स नहीं है कि एरर करेक्ट कर पाए सारे बिट को, तो हम लोग फ्रेम को रीसेंड करते हैं, फिर से भेजा जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको बेटा आप लोग खुद से सॉल्व करो। देखो ये मैंने दिया है। अच्छा, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, इसके पहले ये बताना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन किया गया, कभी कभी क्वेश्चन में किस तरीके से दे दिया जाता है, यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ बिट ना देके वो एक पॉलिनोमियल वैल्यू दे देते हैं, एक पॉलिनोमियल नंबर दे देते हैं। पॉलिनोमियल नंबर क्या होता है, वहां पर आपको वेरिएबल यूज कर लेते हैं, जैसे कि x ले लिया या फिर y ले लिया। जैसे x स्क्वायर प्लस 1 ये एक पॉलिनोमियल है, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इस तरीके से पॉलिनोमियल होता है। तो अब कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से ना मिलके आपको पॉलिनोमियल वैल्यू दे दी जाएंगे, लेकिन वो सारी पॉलिनोमियल वैल्यू को फिर हमको इसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर ऐसे ही अप्लाई करते हैं। तो देखो अगला वाला मैंने यही दिया है कि अगर आपके कोई बुक आप पढ़ रहे हो वहां पे पॉलिनोमियल वैल्यू दी गई है, तो देखो इस तरीके से आप जो है पॉलिनोमियल को डेटा बिट में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर डेटा बिट को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से कुछ पॉलिनोमियल बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, इससे कुछ पॉलिनोमियल बनेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो x है उसका पावर 0 है, यहाँ पर जो x है उसका पावर 1 है, और यहाँ पर जो x है उसका पावर 2 है। इस तरीके के जितने भी x मिलेंगे उसके पावर आप इंक्रीज करते जाओगे और आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अगर ये आपका आईटीसी में था ये, किसमें था, नहीं डीएलडी में साथ था या था किसी सब्जेक्ट में पॉलिनोमियल होगा। अच्छा अच्छा। तो देखो अगर आप आईटीसी में था। देखो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर ये आपको दिया गया है, सपोज करो ये आपका डिवाइजर है, और इस डिवाइजर को अगर हमको पॉलिनोमियल कन्वर्ट करना हो तो ये सब जो भी आपके बाइनरी वैल्यू आ रहा है ये x के कोफिशिएंट हो जाएंगे, और ये x की वैल्यू वहां पे ले ली जाएगी उसके पावर में। तो जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर x पावर 0 लिखा जाता है, सेकंड प्लेस में x टू द पावर 1 लिखा जाएगा, थर्ड में x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, x टू द पावर 6, और इनके जो कोफिशिएंट रहेंगे वो ये वैल्यू रहेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये 1 ये प्लेस नंबर 0 के लिए है, ये 1 ये प्लेस नंबर 1 के लिए, प्लेस नंबर 2 के लिए, इस तरीके से अलग अलग प्लेस है। उस प्लेस के अकॉर्डिंग उस प्लेस पर x की क्या वैल्यू आएगी वो लिया जाएगा। तो देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू आएगी x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पॉलिनोमियल वैल्यू दिए रहे और कहा जाए सीआरसी का फाइंड करो, तो वहां पर आपको पॉलिनोमियल से उसको स्ट्रीम ऑफ बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कहा गया कि स्ट्रीम ऑफ बिट आपको दिया गया है और कहा गया कि इसका पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो ये प्रोसीजर अप्लाई करके आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखो ये एक क्वेश्चन लिया गया है, इस क्वेश्चन में है ऑब्टेन सीआरसी फॉर द डेटा बिट सीक्वेंस। ये आपका डेटा बिट दिया गया है यूजिंग द जनरेटर पॉलिनोमियल दिस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जनरेटर पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका हम लोग बाइनरी फाइंड करेंगे कि इसका बाइनरी क्या आएगा। तो देखो इसका बाइनरी क्या यही आ रहा है, यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको देखें तो x टू द पावर 4 है प्लस x टू द पावर 2 है प्लस 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर
a 0 होता है और x टू द पावर 0 होता है प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस a4 x टू द पावर 4। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से डेटा वर्ड हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो x नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर x टू द पावर 0 रहा होगा, वही एक प्लेस है जहाँ पर x की वैल्यू नहीं आती है। और यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट आया है वो 1 आया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर x टू द पावर 1 है, लेकिन कोफिशिएंट क्या लिया गया है, 0 लिया गया है, प्लस यहाँ पर x टू द पावर 0 2, तो x टू द पावर 2 देखो ये दिया गया है, तो x टू द पावर 2 अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, प्लस x टू द पावर 3 इस वैल्यू कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। x टू द पावर 4 ये प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो टोटल आपका जो कोड वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो 1 है, 0 1 0 और 1, ये आपका जनरेटर का स्ट्रीम ऑफ बिट हो गया। ठीक है, तो इसको बेटा कैलकुलेट करो और देखो फाइंड करो कि सीआरसी की वैल्यू ये आ रही है क्या। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 1 और ये आपका डेटा है 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1। सीआरसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा बिट है उसके आगे हम लोग कुछ जीरोज को ऐड करते हैं, अपेंड करते हैं डिविडेंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कि कितने बिट का डिवाइजर है आपका, 5 बिट का डिवाइजर है, तो नंबर ऑफ जीरो से एक कम ऐड किया जाएगा, तो 2 3 4 ये ऐड कर दिया हमने। अब इसको बेटा आपको फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर 0 है, इट मीन्स ये वैल्यू अगर आप रखते हो इसके नीचे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बार ले जाएंगे, उसको 0 बार ले जाएंगे और उसको करने के बाद फिर आप लास्ट में देखना कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो ये आएगा और यही आपका सीआरसी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करना है इसको खुद से, देखना कि ये वैल्यू आ रही है सीआरसी की नहीं, कुछ और आ रही है तो आप हमको बताना। अब देखो ये सीआरसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन 16 बिट जनरेटर पॉलिनोमियल, ये वो जनरेटर पॉलिनोमियल हैं जो यूज किए जाते हैं, तो सीआरसी 16 बोला जाता है, उसकी ये वैल्यू है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटोकॉल के अंदर एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल एक एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम में ये डेटा वर्ड दिया जाता है डिवाइजर के लिए। जैसे इथरनेट में अगर देखा जाए, इथरनेट प्रोटोकॉल में वहां पर ये डिवाइजर यूज किया जाता है। ऐसे ही आपका पॉइंट टू पॉइंट में कुछ और डिवाइजर यूज किया जाएगा, एसडीएलसी में कुछ और डिवाइडर यूज किया जाएगा, ये भी एक है सीआरसी जो किसी प्रोटोकॉल में यूज करते हैं इसको। तो सारे प्रोटोकॉल के लिए जो सीआरसी है वो फिक्स है, जैसे इथरनेट के लिए यही सीआरसी फिक्स है, आप कोई और नहीं यूज कर सकते। और अभी हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया उसमें एक स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज लेकर हम लोगों ने फाइंड किया कि किस तरीके से निकलता है। अगर हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एरर डिटेक्शन फॉर 16 बिट जनरेटर पॉलिनोमियल, क्या क्या चीजें कर सकता है ये, ऑल सिंगल बिट एरर्स, जितने भी सिंगल बिट एरर्स हैं सबको फाइंड कर लेगा। आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि एक आपने चेंज किया उसको फाइंड कर लिया इसने, जहां पर एरर आएगा वहां पर रिमाइंडर की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी रिसीवर की तरफ।
ऑल डबल बिट एरर्स ये भी फाइंड हो जाता है, ऑल 3 बिट एरर्स ये भी फाइंड हो जाता है, ऑल एरर सैंपल्स विद ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स, अगर ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स हैं जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, तो ये सारे एरर्स CRC से फाइंड कर लिए जाते हैं। ऑल बस्ट एरर अप टू 16 बिट और फेवर देन 16, जितने भी एरर है वो सारे एरर को CRC फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो CRC की वैल्यू है वो थोड़ा सा एक लॉन्गर वैल्यू ली जाए, तो यहाँ पर 32 बिट के लिया गया है। अब इसके आगे देखो कि ऑल ऑफ 17 बिट सर का नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू था बेटा, नेटवर्क चल गया था। अरे यार प्रश्न क्या हो? सबसे ज्यादा पावरफुल जो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है वो क्या है? CRC। CRC से जनरली 99 पॉइंट एरर डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर आपका जो भी एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हुआ वो खत्म होता है। हमने पढ़ा पैरिटी बिट चेकिंग, सिंगल 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट चेकिंग, चेकसम और CRC। एक और है हैमिंग कोड जो एरर करेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। लेकिन जितने भी टेक्निक्स है अभी वो सारे टेक्निक्स में हम लोग एरर को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या किया गया कंप्यूटर नेटवर्क में कि अगर एरर मिल रही है तो हम लोग उस डेटा को, रिसीवर क्या करता है उसको डिस्कार्ड कर देगा और फिर सेंडर उसको रीसेंड करेगा उस डेटा को, क्योंकि कोई ऐसी टेक्निक्स है नहीं जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो सबको करेक्ट कर लें। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। अभी तक जो हमने पढ़ा एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, अब हम लोग एरर को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि अगर 2 सिस्टम है, 2 सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, एक सेंडर एक रिसीवर, तो सेंडर की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, रिसीवर की स्पीड डेटा बिट को कंज्यूम करने के लिए उसकी स्पीड सेंडर से स्लो हो सकती है। तो वहाँ पर अगर सेंडर अपने फुल स्पीड से ट्रांसमिट करेगा तो रिसीवर नहीं रिसीव कर पाएगा उतने स्पीड से, तो क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेम या फिर डेटा पैकेट हमारे लॉस हो जाते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स यूज की गई कि हम लोग सेंडर की स्पीड को रिसीवर की स्पीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे, और उसी फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स में ही एरर कंट्रोल भी यूज कर लिया गया। मतलब कि यहीं पर CRC भी यूज किया जाएगा, अगर एरर डिटेक्ट होगा तो हम लोग फ्रेम को रीसेंड करेंगे। तो ये 2 टॉपिक हमको डिस्कस करना है इसमें, फ्लो कंट्रोल विशाल बर्फी क्या है यार? एंड एरर कंट्रोल। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, भूल नहीं रहे। अभी रिकॉर्डिंग सर चालू कर दिए, आज रिकॉर्डिंग के साथ चली। अभी और आ गया सर, आ गया सर, आ गया। हाँ क्या होगा? कुछ नहीं सर। देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि फ्लो कंट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर ये वेरी करती है, और इन बिटवीन फ्लो कंट्रोल हम लोग एरर कंट्रोल भी करते हैं। एक बार दोबारा बता दीजिए सर। देखो फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement।
तो अब इसमें एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि अगर सेंडर कोई फ्रेम सेंड कर रहा है रिसीवर की तरफ, तो रिसीवर की तरफ से एक सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट आता है। सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि फ्रेम रिसीव हो गया। तो अब यहाँ पर जब तक एक्नॉलेजमेंट सेंडर की तरफ रिसीव नहीं होगा, तब तक वो वेट करता रहेगा, कोई और फ्रेम नहीं सेंड करेगा। और यही जो रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट है, यही रिस्ट्रिक्ट करता है सेंडर को नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसी नहीं नहीं इसी सर आगे सर ठीक है। फ्लो कंट्रोल में हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू स्पीड ऑफ स्टेशंस हमको फ्लो कंट्रोल करना पड़ता है, और ये फ्लो कंट्रोल एक्नॉलेजमेंट की वजह से होता है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तब तक सेंडर वेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट सेंडर की तरफ रिसीव होने का मतलब है कि सेंडर ने जो भी फ्रेम भेजा था वो सक्सेसफुली रिसीवर की तरफ रिसीव हो गया है। इसी वजह से रिसीवर ने नेक्स्ट फ्रेम के लिए एक्नॉलेज सेंड किया। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोसीजर है, कौन कौन से एल्गोरिथम है, प्रोटोकॉल हैं। देखो ये प्रोटोकॉल्स हैं, और ये प्रोटोकॉल्स दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडियम के लिए यूज किया गया है। एक फॉर नॉइजलेस चैनल, मींस आइडल चैनल जहाँ पर कोई भी नॉइज नहीं है। तो इस तरीके का कोई ऐसा मीडियम है ही नहीं जहाँ पर नॉइज ना हो। तो ये केवल थ्योरेटिकल पर्पज के लिए है, पढ़ने के लिए, कि अगर नॉइज नहीं है इट मीन्स मैक्सिमम थ्रूपुट हमको मिल सकता है, या फिर कोई भी फ्रेम लॉस नहीं होगा। तो उस तरीके के चैनल में भी ये बताया गया है कि किस तरीके से होता है। और अगर हमारा चैनल नॉइजी है, जो हमारा हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, नॉइजी चैनल के लिए ये 3 प्रोटोकॉल दिए गए हैं: स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। स्टॉप एंड वेट आपका नॉइजलेस चैनल के लिए भी है। तब अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है फॉर नॉइजलेस चैनल। नेक्स्ट वी विल सी फॉर नॉइजी चैनल के लिए ये 3 प्रोटोकॉल कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। नॉइजलेस चैनल का मतलब ये है, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। लेट अस फर्स्ट एज्यूम वी हैव एन आइडल चैनल इन विच नो फ्रेम आर लॉस्ट, कोई भी फ्रेम लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी डुप्लीकेट फ्रेम नहीं सेंड हो रहा है, और कोई भी फ्रेम या एक्नॉलेजमेंट करप्ट नहीं हो रहा है। मीन्स कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो भेजा जा रहा है रिसीवर की तरफ से, सेंडर की तरफ से, वो एट इट इज सेम डेटा बिट वहां पर रिसीव हो रही है, सेंड हो रही है। इस तरीके का जो चैनल है वो आपका आइडल चैनल है। अगर कोई भी चेंजेस इस तरीके से नहीं हो रहा है तो उसी को हम लोग को बोलते हैं कि नॉइजलेस, जीरो नॉइज, जिसमें कोई भी नॉइज नहीं है। तो 2 प्रोटोकॉल है इसमें, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या है और किस तरीके से होता है। देखो ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कोई चीज बताई नहीं गई है। वही आपका एक डेटा फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर रिसीवर की तरफ से कोई भी फ्रेम या फिर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंडर की तरफ नहीं आ रहा है। तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि इट इज अज्यूम्ड कि ऑल फ्रेम व्हिच आर सेंट फ्रॉम द सेंडर इज सक्सेसफुली रिसीव्ड एट रिसीवर साइड। मतलब कि जितने भी फ्रेम हम लोग सेंडर से भेज रहे हैं वो सारे फ्रेम रिसीवर की तरफ रिसीव हो रहे हैं, ये एज्यूम कर लिया गया। और ये भी कहा गया कि रिसीवर एज फास्ट एज सेंडर। तो सेंडर जितने स्पीड से भेज रहा है फ्रेम, वो सारे फ्रेम रिसीवर की तरफ उतने ही स्पीड से रिसीव हो रहे हैं। देखो बेटा किसी का माइक चल रहा है, उसको कहो बंद करे वो। हरिमोहन माइक बंद कर लो। सर हो गया।
सर आपने अपना ही माइक बंद कर लिया सर। हमारा ही माइक माइक बंद हो खोलिए गया। सर। अच्छा अच्छा। यस सर। ठीक है, ये देखो एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में ये है कि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है और यहाँ पर सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में ये एज्यूम किया गया है कि जितनी भी स्पीड सेंडर की है जो स्पीड वही सेम स्पीड आपके रिसीवर की है। तो यहाँ पर हमको सेंडर को स्टॉप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जितनी स्पीड से सेंड कर रहा है उतनी स्पीड से रिसीवर रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी एक्नॉलेजमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमको फ्लो कंट्रोल करना ही नहीं है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल हमको करना ही नहीं है। तो अब देखो ये एक फ्रेम 1 भेजा गया है, फ्रेम 2 भेजा गया है, फ्रेम 3 भेजा गया है। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। तो सेम यही फिगर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं मिलेगी एग्जाम में। इसके बाद जो फॉर नॉइजलेस चैनल के लिए है वो है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट इन केस स्पीड ऑफ सेंडर इज मोर देन स्पीड ऑफ रिसीवर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है डेटा रिसीव करने में रिसीवर की तरफ, वो डेटा लॉस भी हो सकते हैं या फिर रिसीवर जब तक एक डेटा को प्रोसेस कर रहा है तब तक सेंडर की तरफ से 3-4 डेटा और पहुंच गए तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, या तो करप्ट हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये चीज ना हो इसके लिए यूज किया जाता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या है कि सेंडर एक फ्रेम सेंड करेगा ट्रांसमिशन मीडियम में और रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, तब तक कोई भी फ्रेम सेंड नहीं होगा। देखिए एक छोटा सा ये फिगर दिया गया है, ये फ्रोजन बुक से लिया है मैंने। यहाँ पर ये एक डेटा फ्रेम सेंड किया जा रहा है रिसीवर की तरफ, रिसीवर की तरफ से ये एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, दैट इज यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल। और इसमें कुछ टाइम लगते हैं, कुछ टाइम तक ये वेट करेगा और उतने टाइम तक अगर फिर भी आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो ये रीसेंड करेगा फ्रेम को। लेकिन ऐसा कोई केस आएगा ही नहीं क्योंकि ये आपका आइडल कंडीशन है, इसमें कोई भी नॉइज है ही नहीं, कहीं पर कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम ब्रेक भी नहीं हो रही है। तो फ्रेम सेंड किया जा रहा है तो वो सक्सेसफुली रिसीव होगा और एक्नॉलेजमेंट जो सेंड किया जा रहा है वो भी सक्सेसफुली सेंडर की तरफ रिसीव होगा। तो एक आइडल केस के लिए है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट आपको पढ़ना है, ये आपको बुक में है। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम लोग देखते हैं फॉर नॉइजलेस, फॉर नॉइजी चैनल के लिए। देखिए ये है, ये फिगर दिया गया है यहाँ पर, ये फॉर नॉइजलेस चैनल के लिए फ्रेम सेंड किया गया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, फिर नेक्स्ट फ्रेम सेंड किया गया और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पर जो स्पीड है सेंडर की वो कंट्रोल की जा रही है रिसीवर से। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होगा तब तक सेंडर वेट करता रहेगा। अब आते हैं हम लोग नॉइजी चैनल के लिए। इसमें देखो लिखा गया है कुछ पॉइंट्स। Although the stop and wait protocol give us an idea of how to add flow control to its predecessor, noiseless channel are non-existent। तब ये कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है नॉइजलेस चैनल, कि जितने भी ट्रांसमिशन मीडियम है वो सारे नॉइजी होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं, तो नॉइज तो 100% पॉसिबल है ही। और वो हो सकता है कि कम नॉइज हो, ज़्यादा नॉइज हो, बट नॉइज रहेगा। तो उस नॉइज की वजह से कभी फ्रेम लॉस हो सकता है, कभी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो सकता है, कभी टाइम का डिले हो सकता है। तो वो सारी चीज़ हम लोग ये 3 प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे। स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये फुल फॉर्म है ARQ का। जो अभी हमने पीछे देखा था स्टॉप एंड वेट ARQ, उसका मतलब है स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। गो बैक एन ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट और सेलेक्टिव रिपीट।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का। ये एक नोट दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, एरर करेक्शन इन स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग ए कॉपी ऑफ द सेंट फ्रेम एंड retransmitting of the frame when the timer expire। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्टॉप एंड वेट एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर की तरफ से फ्रेम सेंड किया जा रहा है और क्योंकि ये नॉइजी चैनल है तो ये फ्रेम बीच में कहीं पर ड्रॉप हो सकता है, तो उसको रिट्रांसमिट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए सेंडर जो है, जो फ्रेम सेंड किया गया है उसकी एक कॉपी अपने पास रखेगा कि अगर ये फ्रेम लॉस होता है या फिर रिसीव नहीं होता है सेंडर रिसीवर की तरफ, तो ये इसको फिर से रिट्रांसमिट करेगा। तो अब देखते हैं कि